आ जाता हूँ। ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है। तो चलिए अब मैं फर्स्ट कहानी पे आता हूँ। मेरा नाम मधुमिता है और मैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है मानो वो मेरे आसपास ही हो। जिस हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई थी उसका नाम जीवन ज्योति हॉस्पिटल है एंड वो हॉस्पिटल उस वक्त नया खुला था और उसके डॉक्टर्स भी एक्सपीरियंस नहीं थे। मेरी मम्मी पेरेंशियल डायलिसिस के थ्रू जिंदा थी और वो डायबिटिक भी थी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ ज़्यादा दिनों की नहीं थी। पर ये स्टोरी उन हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उनकी डेथ के बाद की है। जब उनको हॉस्पिटल में डेड करार दिया गया तो हम सब यानी मेरे पापा, भाई और मेरी मम्मी के घर वाले सब वहाँ मौजूद थे एंड उनकी बॉडी को हमारे गांव के हॉस्पिटल लेके जाया गया और मुर्दा घर में रखा गया क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया था। हम सब अंबिकापुर से थोड़ी दूर विश्रामपुर नाम के गांव में रहते हैं, तो वहाँ के पास हॉस्पिटल पे उनकी बॉडी रखी गई थी। हम सब घर आ गए थे। दूसरी मॉर्निंग मम्मी को मिट्टी देनी थी। हम क्रिश्चियंस हैं तो दूसरे दिन उनको मिट्टी मिलनी थी एंड वो रात मेरे जीवन की सबसे बड़ी रात थी। सब लोग जैसे तैसे जगह खोजकर सो गए थे, पर मैं और मेरे पापा हम लोग सो नहीं पा रहे थे। तो हम एक रूम पर बैठकर उनको याद ही कर रहे थे कि हमने मेरी मम्मी की रोने की आवाज़ सुनी और वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर आवाज़ थी और उन्हीं की आवाज़ थी। एक पल को तो मुझे लगा कि ये शायद मेरा भ्रम हो, पर वो आवाज़ मेरे साथ साथ मेरे पापा को भी सुनाई आ रही थी और सुबह तक हमने वो आवाज़ें सुनी। दूसरे दिन मम्मी को मिट्टी देने के बाद सारे रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। हमें उस दुख को अब अकेले ही उठाना था। अगले दिन पापा ने सारे घर को धुलवाया एंड आपको यकीन नहीं होगा कि धुलने का काम शाम को पूरा हुआ, क्योंकि हमारा घर काफ़ी बड़ा है और धुलने के बाद रात का वक्त था। तो हम सब भी अपने अपने कमरे में सोने के लिए तो नहीं, पर मन ही मन में मम्मी को याद करते हुए लेट गए। और सवेरे होते ही हमें हमारे पड़ोसियों ने बताया कि वो लोग अपनी छत पर सवेरे सवेरे घूम रहे थे, तो हमारी छत पर उन्होंने किसी सफ़ेद परछाई को रोते हुए सुना और ये सब लगभग 10 दिनों तक चलता रहा। कभी हमारे कमरे की बिजली चली जाना उनको याद करते वक्त, तो कभी अचानक से गायब होते पैरों के निशान का बनना, तो कभी दरवाजे पे रात को किसी का खटखटाना। यह सिलसिला फाइनली तब बंद हुआ जब मेरे पापा के डांटने के बाद, क्योंकि एक रात मैं ज़मीन पे बिस्तर लगा के अपने पापा और भाई के साथ वाले कमरे में सोई हुई थी, क्योंकि हम लोग अकेले अकेले सो नहीं पा रहे थे एंड मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने लेटे लेटे ही देखा कि एक परछाई मानो मेरे ऊपर आ गई हो, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटों तक कुछ बोल या हिल नहीं पा रही थी। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। जैसे तैसे भगवान का नाम लेने के बाद मैं उठ के बैठी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जिसके कारण मेरे पापा और भाई दोनों जाग गए। मेरी हालत देखते हुए पापा ने रोना स्टार्ट कर दिया और मम्मी को वह जैसे सुनाते थे वैसे ही डांट लगाने लगे और बोले, बच्चों को अब परेशान मत कर, चली जा यहाँ से, हम लोग तेरे बिना जीना सीख लेंगे। तू मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर चली तो गई। मेरी माँ मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और उनका सपना था मेरी शादी करवाना, बिल्कुल धूमधाम से, क्योंकि वो खुद भी एक बिना माँ की बच्ची थी और वो हमें भुला नहीं पा रही थी, क्योंकि उनका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, जो शायद मर के भी ख़त्म नहीं हो सका। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और वो जहाँ भी हो उम्मीद करती हूँ कि वो सलामत हो, और उनको मैं आज भी महसूस करती हूँ अपने आसपास, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें मुझ पर से होकर निकल जाती हैं, मानो कोई उससे मेरे ऊपर आने ही नहीं देता। ये होता है माँ का प्यार। अगली घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1972 में बरेली शहर में घटी थी। ये घटना हमारे सब्सक्राइबर आयुष के दादाजी के साथ घटी थी। तो बात तब की है जब राम बाबू 24 दिनों के बाद अपने ससुराल से घर लौट रहा था। रात के करीब 11 बज रहे होंगे जब राम बाबू ट्रेन से उतरा। रात काफ़ी होने के कारण अब कोई लोकल ट्रेन या रिक्शा उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से वो घर जा सके।
अब राम बाबू को रात या तो स्टेशन पर ही बितानी थी या पैदल ही घर जाना पड़ता, क्योंकि स्टेशन से उसके घर की दूरी करीब 2 किलोमीटर ही रह गई थी। लिहाजा राम बाबू पैदल ही घर जाने का फैसला करता है और रास्ता बेहद ही सुनसान और डरावना था। दूर दूर तक कोई भी हलचल नहीं थी। रात के समय में राम बाबू अपने घर की तरफ निकल रहा था। साथ ही ये सोच रहा था कि काश स्टेशन पे ही रुक जाता तो अच्छा रहता, लेकिन अब राम बाबू काफी दूर आ चुका था। अब उसको सिर्फ एक तालाब ही पार करना था, जिसमें से सिर्फ थोड़ा ही पानी था। जैसे ही राम बाबू तालाब को पार करना शुरू करता है, उसे सामने कोई और आदमी नजर आता है, मगर वह थोड़ी दूरी पर होता है। यह देखकर राम बाबू को थोड़ी राहत मिलती है कि चलो कोई मिला, अब रास्ता आराम से कट जाएगा। राम बाबू उसे आवाज देने वाला ही होता है कि वह आदमी एकदम से गायब हो गया। राम बाबू चौंकते हुए इधर उधर देखता है, मगर वह आदमी उसे नजर नहीं आता। तो राम बाबू आगे की ओर बढ़ने लगता है और पीछे से किसी के पानी में चलने की उसे आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वही आदमी उसे नजर आता है जो थोड़ी देर पहले सामने चल रहा था और उतनी ही दूरी पर पीछे से उसकी ओर बड़बड़ा रहा था। वो समझ जाता है कि यह कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई शैतान है। राम बाबू अब बड़ी ही तेजी से दौड़ने लगा और पीछे पीछे वो शैतान भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब वो तेजी से तालाब पार कर रहा था तो उसे लगा कि मानो कोई और भी उसके साथ साथ ही पीछे से आ रहा हो। जैसे ही राम बाबू ने तालाब पार किया, वो शैतान मिमियानी सी आवाज में बोला, आज तो तू बच गऊ रले, नहीं तो तुझे जान से मार देता। वो तेरा भैया हो संग में, समझ गऊ ना, दोबारा मत पड़ जाइयो मेरे चक्कर में। हाँ, ये सुनकर राम बाबू एक पल को रोआ और उसने पीछे मुड़कर भी देखा तो उसे अपना बड़ा भाई दिखाई दिया, जो काफी समय पहले ही गुजर चुके थे। और यही कारण था कि वो शैतान राम बाबू के पास नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उनके भाई की आत्मा ने उनकी रक्षा की थी। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की आगे की कहानियों की ओर। ये दोनों कहानियां ही हमें हमारे सब्सक्राइबर शिवम ने भेजी हैं। तो अब मैं आगे की कहानी बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे कि उन्होंने मुझे भेजी है। मेरा नाम शिवम है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हम थोड़े मौज मस्ती करने वाले लोग हैं। कभी भी हम रात भर के लिए निकल जाते हैं। ये जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल सच कहानी है, जो मेरे और मेरे दोस्त जिसका नाम रवि है उसके साथ घटी थी। कुछ मंथ पहले वो दिन 18 फरवरी का था, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बार मेरे दोस्त के बुआ के लड़की की शादी थी, जो बड़ौदा गांव में थी। हमारे वहाँ से गांव बहुत दूर था, लगभग 5 घंटे का रास्ता था। हम शाम को 5 बजे निकले दिल्ली से। मेरा दोस्त अपनी बाइक लाया था। हम उसी पर जाते थे जहाँ भी जाना होता था, तो बाइक चलाते चलाते हम जाते थे। उसके बाद जब हम जाने लगे तो काफ़ी देर बाद बाइक चलाते चलाते जब वो थक गया, फिर आधे रास्ते के बाद उसने मुझे दे दी बाइक। हमको शाम के 10 बज चुके थे। चलते चलते अब काफ़ी देर से खेत ख़त्म हुए और अब बारी थी जंगल की। जंगल करीब 3 या 4 किलोमीटर तक का था और इस जंगल में बिल्कुल भी अंधेरा था। हमने जंगल में जाने से पहले बाहर ही एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करा था और टॉयलेट करने के बाद जब देखा तो वो पेड़ पीपल का था। हम डर गए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और हम आगे बढ़ गए। अंधेरा बहुत था तो मैं बहुत स्लो चला रहा था। कुछ देर चलने के बाद हमें हेडलाइट में दिखा कोई आदमी रोड के बीचों बीच हमारी ओर पीठ करके खड़ा हुआ है। मैंने उसे देखकर बाइक रोक दी। अंधेरे में वो साफ नहीं दिख रहा था, बस इतना दिख रहा था कि उसने काले कपड़े पहने हुए हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि ये कुछ नहीं है, साइड में से निकाल ले और उसकी तरफ देखना मत। मैंने कहा चलने से पहले सिगरेट जला ले, मैंने सुना है बीड़ी सिगरेट से ये लोग दूर रहते हैं। हमने सिगरेट जलाई और चल पड़े। मैंने साइड से निकल ली बाइक, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। मैंने कहा चलो एक मुसीबत तो टली। कुछ समय बाद हमको फिर कोई दिखा रोड के बीचों बीच, और इस बार वो हमारी तरफ ही मुंह करके खड़ा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। हम थोड़ा और करीब गए तो हमने देखा कि वो कोई औरत है जो कि शादी के जोड़े में घूंघट करे खड़ी थी। मैंने अपने दोस्त से बोला आज तो हम मरे। वो बोला क्या पता ये सच में कोई लड़की ही हो जिसे मदद की ज़रूरत हो। मैंने बोला ठीक है,
मैं इसके साइड से निकाल लेता हूँ। उसने कहा ठीक है, अगर ये ठीक ठाक लगी तो हम पूछ लेंगे कि कोई हेल्प चाहिए या नहीं। मैंने बोला ठीक है, लेकिन बात तू करियो, लेकिन उससे पहले एक सिगरेट जला और मुझे दे दे। हम धीरे धीरे उसके पास पहुँचे और बाइक रोक दी। वो औरत दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रही थी, चेहरा ढक रहा था और मैं उसको चेकआउट ही कर रहा था कि मेरा दोस्त उससे बोला कि क्या आपको मदद चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। मेरे दोस्त ने एक बार फिर से कहा कि क्या आपको कोई मदद चाहिए, लेकिन वो इस बार भी कुछ नहीं बोली। मैंने जैसे ही उसे नीचे से देखा तो मेरे तोते ही उड़ गए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मैंने अपने दोस्त को बोला चुप बैठ। वो बोला क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं, चल यहाँ से। वो बोला ठीक है। मैंने तेज़ी में बाइक निकाली और बोला आज हम बुरे फंस गए हैं। वो बोला क्या हुआ? मैंने कहा उसके पैर उल्टे थे। जैसे ही मैंने ये सब रवि को बताया, हमको पीछे से चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। हमने पीछे देखा तो वो औरत हमारे साथ साथ ही भागती हुई आ रही थी। मैंने और तेज़ बाइक चला दी। मैंने अपना एक्सीलेटर पूरी स्पीड में घुमा दिया था। मुझे अंदाज़ा भी नहीं कि शायद वो स्पीड पता नहीं कितने की होगी, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। हम काफ़ी तेज़ चल रहे थे। अचानक से बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक खुद ही मानो खिंचती हुई एक पेड़ से बहुत ज़ोरों से टकरा गई। ऐसा लगा मानो पेड़ ने हमें खुद अपनी तरफ खींचा हो। हम दोनों पेड़ से टकरा के सीधा, फिर हम दोनों की आंख बेहोश हो गई थी। सुबह अगले दिन आंख खोली तो मुझे काफ़ी पेन हो रहा था। मेरा हाथ और एक पैर टूट चुका था और फिर मैंने अपने दोस्त को उठाने की बहुत कोशिश की, वो लेकिन फिर भी नहीं उठा। मैंने उसका फ़ोन निकाला, देखा तो उसका फ़ोन ठीक है। मैंने उसके फ़ोन से 100 नंबर पर कॉल की। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आ गई और हमको एडमिट कराया। मेरा दोस्त रवि 2 दिन तक बेहोश रहा था। तब हमको उसके बुआ ने बताया कि उस पेड़ पे ऐसे कई एक्सीडेंट हुए हैं और एक्सीडेंट उनका ही हुआ है जिन लोगों ने स्टार्टिंग पे टॉयलेट किया है। वहाँ पे पीपल के पेड़ हैं और कोई रात के समय ठीक से वहाँ पे देखता नहीं है। फिर हमने भी बताया कि हमने भी यही किया था। मेरी बुआ बोली कि तुम खुश नसीब हो जो बचे, वरना उस पर कोई एक आधी बचता है। शायद तुम लोगों ने माफ़ी मांग ली थी, इसलिए ही तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना ना जाने क्या हो जाता। उस दिन के बाद से हम कभी वहाँ से दोबारा नहीं गए। अब मैं आपको एक और घटना बताता हूँ जो कि मेरे साथ ही आज से करीब 3 साल पहले की बात है। तब मैं 12th क्लास में पढ़ता था दिल्ली में। तब हमारे यहाँ पता नहीं कैसे बुरा युग सा आ गया था। ठीक हमारे मोहल्ले में ही ये लगा लो कि पिछले 3 सालों में 15 से 20 लोगों की मौत हो गई थी। अब अगर घर के आसपास में किसी की डेथ होती है तो घर में से किसी ना एक किसी को तो जाना ही होता है। तो मैं चला जाता था क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं, वो 2012 में ही कैंसर से एक्सपायर हो गए थे और मेरा भाई जॉब करता है, इसलिए मुझे ही ज़्यादातर जाना पड़ता था। एक बार हमारे यहाँ एक लेडी की मौत हुई थी तो हम उसको शमशान घाट लेकर गए थे। तब मुझे मेरे एक चाचा ने बोला कि उस पेड़ से नीम के पत्ते तोड़ लाओ। तो मैं और मेरा एक दोस्त हम चले गए। मैं पेड़ पर चढ़ा और पत्ते तोड़े और नीचे आकर सबको पत्ते दे दिए। पत्ते ख़त्म हो गए और मुझे एक भी पत्ता नहीं मिला। तो मैं ऐसे ही घर चला आया। वैसे ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ अगर नीम के पत्ते को चबाकर थूक दो तो भूत प्रेत पीछे नहीं आते। फिर मैं 3-4 बार फिर से शमशान लोक में लोगों की मौत के सिलसिले में गया था, मानो हमारे यहाँ मौतों की परंपरा चल रही हो। फिर कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन अचानक मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, छोटी छोटी बातों पर भी, जिन पर गुस्सा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। मैं खुद अंदर से अजीब फील करता था। एक बार मेरा दोस्त मुझे कहीं लेकर जाने के लिए मेरे घर आया। मैं उसके साथ चला तो गया, लेकिन गली में जाते ही मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और बिना मतलब के ही मैंने उसको ऐसा फेंका कि मानो वो काफ़ी दूर जाके गिरा हो और मैं भागकर घर चला आया। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। इस सब के कारण ही मैंने घर से बाहर जाना, दोस्तों से मिलना सब बंद कर दिया, ताकि मैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। जब मैं अकेला रहता था तो ठीक ही रहता था। फिर कुछ दिन बाद मेरी जीएफ ने मुझे मिलने को बुलाया। वो अपने गांव गई हुई थी जो कि भोपाल में है। वो मुझे मिलने को बुला रही थी। मैं उसको किसी न किसी बहाने टालता रहता था।
और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो मेरी जीएफ कम वाइफ ज़्यादा थी, क्योंकि हमारा रिश्ता भी हो चुका था और दोनों के घर वाले रेडी थे। तो वो मेरी मम्मी और बहन से बातें करती थी। उसने मेरी बहन से पूछा कि उसको क्या हुआ है, वो मिलने क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरी बहन उसको बोली, पता नहीं, वो आजकल हमसे भी काफ़ी दूर भागता रहता है। तो उसने मुझे मंदिर ले जाने की जिद पकड़ ली। वो मंदिर साईं बाबा का है जहाँ पर हम हर थर्सडे को जाते थे। उसकी इतनी जिद करने पर हम चले तो गए, पर जब वापस आ रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उसको पूरे गुस्से में बोला, तू मुझे यहाँ क्यों लाई। वो बोली ऐसे ही। मैंने गुस्से में उसको मारना पीटना शुरू कर दिया और रोड पे ही मैंने उसे बहुत मारा। वो पिट गई और रोने लगी। लोगों ने मुझे रोक दिया और 2-3 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। वो ज़मीन पर पड़ी थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसको खून निकल रहा था। थोड़ी देर बाद पता नहीं ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। फिर पता नहीं अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब क्या हुआ है। मैंने उसको उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ उसकी पट्टी करवाई और बोला घर जा। वो बोली ठीक है। वो अपने घर नहीं बल्कि मेरे घर पर आ गई थी। मैं जब घर पहुँचा तो वो घर पर ही थी। मेरी मम्मी ने बोला तूने इसको क्यों मारा। उनके बहुत पूछने पर मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि जो आजकल मेरे साथ हो रहा था। फिर मेरी मम्मी मुझे कई जगहों पर लेके गई। कोई जिन्न बताता तो कोई चुड़ैल। सब अपने अपने पैसे बनाने में लगे हुए थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। मैं जानबूझकर एक कमरे में बंद रहने लगा। मेरी जीएफ वो मुझे खुद गाड़ी करके बालाजी लेके गई, लेकिन वहाँ पे ले जाने का भी मुझे कोई असर नहीं हुआ। उसने भी मेरे को ठीक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरे दोस्त भी मुझे इधर उधर ले जाने लगे। मैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। मैंने भी खुद उम्मीद छोड़ दी थी। तब मेरा एक दोस्त मुझे एक बाबा के पास लेकर गया जो कि मेरठ में रहते थे। उन्होंने सही सही बताया सब कुछ कि तू कभी सुनसान घाट में गया था और तूने एक पेड़ से पत्ते तोड़े थे। उस पर एक लड़की की आत्मा बैठी हुई थी जो अपनी मौत के टाइम से पहले ही एक्सीडेंट में मारी गई थी। तेरा खून और रंग साफ था तो वो तेरे ही साथ साथ आ गई क्योंकि तूने पत्ता नहीं चबाया था। उन बाबा ने पर्सनल बात भी बताई जो मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। उन्होंने ये भी बोला कि वो लड़की तुझे सपने में दिखती है और तेरे साथ वो सब कुछ करती है। और ये सब बिल्कुल सच था, लेकिन मैंने शर्म के मारे किसी को भी नहीं बताया था। मेरे दोस्त ने बोला बाबा जी इसका इलाज बताइए। उन्होंने बोला सबसे पहले तो तुझे उसको छोड़ना पड़ेगा जिससे तू प्यार करता है। उनका इशारा मेरी जीएफ की तरफ ही था। मैंने कहा कि इससे उस लड़की को क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि वो तुझे उसके साथ नहीं देख सकती। मैंने खुद देखा है, अगर तुम उसके साथ ज़्यादा रहे तो वो तुम्हारे साथ साथ उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने मुझे उपाय भी बताया, लेकिन वो उपाय कुछ ऐसा था कि जिसे मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने उपाय करने से पहले अपनी जीएफ से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किल थी। मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं स्वार्थी हूँ। मैंने उसको इसलिए छोड़ दिया ताकि मेरे कारण उसे कोई नुकसान न पहुँच जाए। वो मुझे छोड़ नहीं रही थी, लेकिन फिर मजबूरी में मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा जिससे उसको मेरे से नफरत हो गई। उसको मेरी वजह से ब्रेन ट्यूमर हो गया। वो पागल हो गई थी कुछ समय के लिए, लेकिन उसकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। पता नहीं आप सब लोगों को ये कैसे लग रहा होगा, पर यही सच है। अब वो भी ठीक है और मैं भी। हमारी कभी कभी बात होती है, लेकिन वो अब ठीक है, सब ठीक है, मैं भी। और एक बात और, इस घटना के बाद मुझे बहुत आसानी से मुझे भूत दिख जाते हैं। मुझे खुद महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ नकारात्मक शक्ति है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ सच्ची से डरावनी कहानियाँ जो कि हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बराबर वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं